प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और आज हमारे पढ़ने का विषय है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया या भारतीय संविधान में संशोधन की प्रणाली। जब हम भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को देखते हैं तो हमें हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों प्रतीत होता है। हमने संविधान की विशेषताओं में इस चीज को पढ़ा। तो भारतीय संविधान में संशोधन के तीन तरीके हैं, तीन विधियां हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन बहुत आसानी से साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और उनमें संशोधन के लिए प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है और दोनों सदनों के अलग अलग साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद संविधान में संशोधन हो जाता है। यह बहुत साधारण प्रक्रिया है। जैसे राज्यों के नाम बदलना, राज्यों की सीमाएं बदलना, नए राज्यों का गठन करना, ये वो संविधान के हिस्से हैं जिनमें संशोधन इस प्रथम विधि से होता है और ये साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया है। संसद के अधिकांश हिस्से संविधान के, क्षमा कीजिएगा, संविधान के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए दूसरी विधि है और ये जो दूसरी विधि और उसके बाद की तीसरी विधि में बताऊंगा। उन दो विधियों का, पहली विधि साधारण कानून निर्माण की है, अन्य दो विधियां हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। उस प्रक्रिया से, संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया से ये संविधान में संशोधन होते हैं। और ये जो दूसरी विधि में बता रहा हूं, यह अधिकांश हिस्सों में संशोधन की विधि है और इसमें संशोधन करने के लिए प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है वहां के उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत यदि उस प्रस्ताव को पारित कर दे तो प्रस्ताव दूसरे सदन के पास जाता है और दूसरे सदन में भी यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद संविधान में संशोधन हो जाता है। यह थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन वगैरह ये इस दूसरी विधि से होते हैं। तीसरी विधि, वो भी 368 में दी गई प्रक्रिया है। वो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं संविधान के, उसमें संशोधन से संबंधित है और इसके लिए प्रस्ताव एक सदन में आता है। उस सदन के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जब पास हो जाए तो दूसरे सदन के पास जाता है। दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाए तो सभी राज्यों के विधानमंडलों के पास भेजा जाता है और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की जब सहमति प्राप्त हो जाए तो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद संविधान में संशोधन मान लिया जाता है। यह जो तीसरी विधि है यह बहुत जटिल विधि है और कुछ विशेष अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन इस विधि से होता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162, संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 241, संघीय न्यायपालिका संविधान के भाग 5 का अध्याय 4, राज्यों में उच्च न्यायालय भाग 6 का अध्याय 5, संघ तथा राज्यों में विधायी सम्मान भाग 11 का अध्याय 1, 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 368 आदि। अब एक
अस्पष्टता संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित थी कि क्या संविधान के संशोधन का कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह उसे हस्ताक्षर करने होते हैं। तो अनुच्छेद 24वें संविधान संशोधन द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं, यानी हस्ताक्षर एकमात्र औपचारिकता है। एक चीज और इसमें आपको समझने की है कि जो साधारण विधेयक होते हैं उसमें तो दोनों सदनों से के बीच मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, पर संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों से अलग अलग प्रस्ताव का पास होना जरूरी है। यदि एक भी सदन असहमत हो जाए दोनों में से तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ता है, वो वहीं निरस्त समझा जाता है। तो कुछ विशेषताएं निकल करके आती है कि जो मैंने आपको बता दी। अब कुछ आलोचनाएं भी होती है संविधान संशोधन की प्रक्रिया की। आलोचना का एक बिंदु तो यह है कि राज्य विधानमंडलों को जो पुष्टि करने का अधिकार है उसमें समय सीमा निश्चित नहीं है, कितने समय में पुष्टि करेंगे ये निर्धारित नहीं है। एक आलोचना इसलिए होती है कि मतभेद होने पर उस मतभेद के निपटारे की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। आलोचना इसलिए भी होती है कि विधानमंडलों को पहल करने की शक्ति नहीं है। तीसरी प्रक्रिया में हाँ या ना करने की शक्ति तो है, पर वो कोई प्रस्तावित करना चाहे तो इसकी शक्ति संसद के पास ही है, विधानमंडलों के पास नहीं है। और जनमत सर्कुलर की व्यवस्था भी संविधान संशोधन के संदर्भ में नहीं है। इस आधार पर भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना की जाए, भले कितनी आलोचना की जाए, एक श्रेष्ठ प्रणाली हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने अपनाई है, जिसमें निश्चित व्यवस्था को अपनाया है, सरलता और कठोरता दोनों को अपनाया है। तो इस संविधान संशोधन प्रक्रिया को एक अच्छी प्रक्रिया माना जा सकता है।